अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 7 हमारा है मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने मैथमेटिकल इंडक्शंस के रूल्स जो हैं उनको समझना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखिए, इंडक्शन जो है ना एक फिनोमेना है जिसके थ्रू हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं और साबित करते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन जो है वो सही है या गलत है। दुनिया में जितने भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं उनको टेस्ट करने का एक तरीका होता है जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अपने आप में क्या होता है उसको ज़रा समझना है हमने, और उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझानी है कि भाई किस तरीके से जो है ना वो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है वो काम करता है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने हर स्टेटमेंट को, जिसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, उसको आपने प्रूव करना है n बराबर 1 के लिए। उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को ये अज्यूम करना है कि ये ट्रू है n बराबर k के लिए। उसके बाद आपने इसको ट्रू करना है n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो ये तीन जो है वो बुनियादी रूल्स हैं जो किसी भी इंडक्शन के प्रिंसिपल पे अप्लाई होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडक्शन के लिए किसी सवाल को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन तीन रूल्स का ख्याल रखते हैं कि n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1। आइए अब इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली में बताना हमें क्या चाह रहा है। देखिए, n बराबर 1 का मतलब होता है पहला बंदा, यानी कि पहला स्टेयर, पहली सीट। अगर ये बात पहले वाले के लिए दुरुस्त साबित हो जाती है तो उससे बाद वाले, उसके बाद वाले, उसके बाद वाले सबके लिए सही होगी। मतलब आप ऐसा समझ लें कि अगर एक बंदा एक स्टेयर के ऊपर पहला कदम रखता है और उसका वहाँ पे जो फुट है वो बिल्कुल सही आ जाता है, इसका मतलब वो ये अज्यूम कर लेता है कि आने वाला जो स्टेयर है उसके ऊपर भी उसके कदम बिल्कुल सही जम जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर पहला वाला सही हुआ तो उसके आगे वाला, एंड देन फिर उसके आगे वाला भी सही होगा। तो हम कहते हैं n बराबर 1 से शुरुआत होती है, k पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर k से एक आगे भी चले जाते हैं तो भी ये बात दुरुस्त साबित होगी। तो ये तीन जो है वो बुनियादी असूल हैं हमारे पास इंडक्शन के। इसको बहुत अच्छे से एक बंदा था डोमिनोज, जिसको हम डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं, उसमें उसने इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि देखें भाई, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे आपको ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं तो इन ब्रिक्स के अंदर देखिए जैसे पहला वाला गिरेगा उसके बाद ये सारे के सारे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब के लिए क्या होगा, या अगर ये n बराबर 1 पहली वाली इमेज है हमारे पास तो ये n बराबर k हो गया, ये n बराबर k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 एंड सो ऑन। इन सब के लिए क्या होगा, ट्रू साबित हो जाएगा। तो इसके सवालात हमारे बोर्ड के पेपर में भी आते हैं और हमने बस इस सवाल में इन तीनों स्टेप्स को प्रूव करना है। तो सबसे पहला ये यहाँ पे मामला होता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि भाई प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। अच्छा, प्रोपोजिशन क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा सही होती है। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, ये प्रोपोजिशन है। तो अब इसमें हमने इस बात को प्रूव करना है। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो सबसे पहली सिचुएशन है, कंडीशन नंबर 1 के P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बराबर 1। तो यहाँ से आपने 3n लिया, यहाँ पे 3/2 n इंटू n प्लस 1, और n की जगह पे 1 आप पुट करा दो। तो ये 3 हो गया, ये 3/2 इंटू 2 हो गया। देखिए दोनों साइडें बैलेंस हो गई, तो P ऑफ 1 इज़ ट्रू, ये हमने यहाँ पे साबित कर दिया। अब हमने कहा कंडीशन नंबर 2 के लिए इट इज़ ट्रू फॉर n बराबर k। जैसे ही n बराबर k के लिए आप जाएंगे तो 3, 6, 9, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ k आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रू हो गया भाई, किसके लिए, आपके पास ट्रू हो गया ये n बराबर k के लिए। हम ये अज्यूम करते हैं ये स्टेटमेंट सही। अब आगे का मामला क्या होगा, कंडीशन नंबर 3 के लिए हम उसको ये कहेंगे कि भाई P ऑफ n, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, इसके आगे आप लिख लेंगे हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n बराबर। अच्छा, अब इसके बाद आपने इसमें कुछ वर्किंग ये करनी है कि देखिए भाई ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है k टर्म k है, तो हमने इसे एक आगे वाले के लिए प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले रफ वर्क के अंदर ये काम करेंगे कि भाई टर्म k जो है वो हमारा क्या था, 3k था। तो आप तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, भाई देखें टर्म k जो है वो हमारा 3k है, क्योंकि ये हमारे पास 3k के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इससे एक आगे वाली टर्म निकालेंगे। इससे एक आगे वाली टर्म क्या होगी, k के बाद k प्लस 1 होगी, तो 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ठीक है, और ऐड करवा देंगे आप 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 को इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। तो 3 + 6 + k
3k और फिर 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे 3/2 है, k प्लस 1 है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। अब यहाँ ऐड कराने के बाद जो सिंप्लीफाई हो रहा है पहले तो वो आप सिंप्लीफाई कर लें, ये कॉमन आ गया यहाँ से, k/2 प्लस 1 बच गया। अच्छा ये 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 हो गया, ये k प्लस 2/2 हो गया। देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअली में हमने करना ये होता है कि हमने हर चीज़ को ना k प्लस 1 में लिखना होता है। k प्लस 1 मुझे हर हाल में नज़र आना चाहिए। तो ये 3k प्लस 1 हो गया, यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये n है, ये भी n है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बेसिकली n हो गया, ये भी n हो गया। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो अभी भी वैसे ही है जैसा पहले था, यानी कि n और n प्लस 1, मतलब एक कदम आगे बढ़ाने पे भी सम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर करना क्या है। तो भाई करना कुछ नहीं है, आपने जब आप ये टर्म दोनों तरफ ऐड करा लें तो आप हर जगह पे k प्लस 1 की सिचुएशन बना लें। वो k प्लस 1 बनेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आखिर में आप एक जुमला लिखते हैं कि बाय, यहाँ पे लिख दें आप, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n बराबर k, n बराबर k प्लस 1, सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का जवाब है। अब इस जैसे जितने सवाल है ना सर, सब ऐसे ही होंगे, मतलब इसमें किसी में कोई चेंज नहीं होगा। हर सवाल को मैं इसी पैटर्न पे आपके सामने करूँगा। अब जैसे ये अगला सवाल है मेरे पास, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एवरी प्रोपोजिशन n, और देखिएगा आप मैं इसको इसी तरह से करूँगा। अब मैं वो वर्डिंग यहाँ पे बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि एक वर्डिंग मैं पिछले सवाल में लिख चुका हूँ। कंडीशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपने n लिया, n प्लस 2 लिया, 1/6 लिया, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करा लें बेटा, पुट क्या कराएंगे, n की जगह 1 पुट कराएंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया आपके पास, यहाँ 1/6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 9 हो गया। आप देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बैलेंस हो रही है। कंडीशन नंबर 2 में हमने कहा था भाई हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए अज्यूम करते हैं हम इसको, 1.3, 2.4, 3.5, k हो गया, k प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 1/6 k प्लस 1 और 2k प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे भी आप वो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जो मैंने आपको अभी पिछले सवाल में लिखवाई है। नाउ अब हम आगे चलेंगे और हम आगे जाके अब ये वाला काम करेंगे, कंडीशन नंबर 3 वाला। कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक आपने वो टर्म ऐड करानी है। देखिए ये टर्म नंबर k कौन सी है, ये टर्म नंबर k होती है, सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रफ वर्क किया, टर्म नंबर k जो है वो k और k प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब इससे एक आगे वाली टर्म क्या होगी, k के आगे वाली k प्लस 1, k प्लस 2 के आगे वाली k प्लस 3 होगी। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर k की जगह k प्लस, भाई एक कदम आगे बढ़ जाओ, 2 से आगे 3 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको ऐड करवा दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप ऐड करवा दें, इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इसमें अब आप इसको ऐड कराने जा रहे हैं। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है और फिर वही मेरा जुमला वही होगा कि भाई आपने यहाँ से इसको इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास जो है वो स्टेटमेंट बैलेंस हो जाए। तो देखिए अब यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, k बचेगा, 2k प्लस 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 बचेगा और यहाँ पे k प्लस 3 बचेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे फ़िलहाल कोई हल नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे 6 को आप एलसीएम ले लें, ये 2k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 7k हो जाएगा, प्लस का 6k हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। देखिए k प्लस 1 आ गया यहाँ से, यहाँ पे 2k स्क्वायर हो गया, प्लस का 13k, प्लस का 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, 2k स्क्वायर हो गया, 9k प्लस 4k और प्लस का 18 हो गया। अच्छा इन दोनों में कॉमन निकाल लें आप, k प्लस 1/6 हो गया तो 2k कॉमन हो गया तो k प्लस 2 हो गया, 9 कॉमन हो गया तो भी k प्लस 2 हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें सिखाया है कि हर चीज़ को k की फॉर्म में लिख दो, तो k प्लस 1/6 हो गया, ये 2k प्लस 9 हो गया और यहाँ पे k प्लस 2 हो गया। अब इसको k प्लस 1 की फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप अकल का इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए k के साथ 2 है, इसका मतलब आपको 2 यहाँ पे लाजमी चाहिए होगा ताकि वो कॉमन निकल जाए, तो ये यूँ लिख लें आप, और इसको भी आप 1 प्लस 1 लिख लें, हो गया मामला ख़त्म। अब अगर आप आगे देखें तो ये यहाँ पे k प्लस 1/6 हो गया,
ये यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो k+1+7 हो जाएगा। ये एक हो गया, पहली चीज़ ये हो गई, और यहाँ पे k+1+1 हो गया। अब आप एक चीज़ गौर करो, ये तुम्हारा हो जाएगा n, ये भी तुम्हारा हो जाएगा n। तो देखो n 2n+7 और n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6। ये यही स्टेटमेंट तुम्हारे पास राइट साइड में मौजूद है। तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और इसको हमने बिल्कुल सही साबित किया। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं ना बेटा, सब इसी पैटर्न पे आते हैं, और आपने एक दो ढंग से देख लिया, अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है, आपको सही से दिमाग में समझ में आ गई बात, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि आपने प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को सपोज कर लें। 3⁻²n+2 है, माइनस का 8n है, माइनस का 9 है बेटा। अच्छा, पुट कराएंगे n बराबर 1 को, सही, कंडीशन नंबर 1 के लिए। कंडीशन नंबर 1 मुझे ये कहती है कि भाई ये स्टेटमेंट 1 के लिए दुरुस्त है। 81 हो गया, माइनस 17 हो गया, तो ये 64 हो गया। अब हम सब जानते हैं कि 64 इज़ डिविजिबल बाय 64। सही, कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n बराबर k के लिए करूँगा मैं इसको, ये pk हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3⁻2k+2 हो जाएगा, माइनस का 8k माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, लेट P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n बराबर k+1। तो n बराबर k+1 करूँगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने करना ये होता है भाई, जैसे पिछले में हमने सवाल असल में दोबारा से जनरेट करना होता है, तो यहाँ पर भी आपको सवाल दोबारा से जनरेट करना है। क्योंकि आपने स्टेटमेंट को k की फॉर्म में कर दिया, तो अब आप इसको फॉलो करें कि आपको ये चीज़ यहाँ पे बना के लेकर आनी। तो यहाँ पे 3 के ऊपर 2 पावर दें, तो आपने 2 पावर रख के बाकी को अलग कर देना है। तो 3 का स्क्वायर अलग कर लें, 3⁻2k+2 जो है वो अलग कर लें। यहाँ पे ये 2k था, ये 2 था, ये मैंने अलग कर दिया और 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, और माइनस का 8k माइनस का 8 एंड देन माइनस का 9। तो ये 9 हो गया, 3⁻2k+2 हो गया, माइनस का 8k माइनस का 17 हो गया। अब देखिए मसला ये, यहाँ पे मुझे 9 नहीं चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में मेरे पास 9 नहीं है P ऑफ k में, ये देखिए। और दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे 8k और 17, ये 8k तो चाहिए, मुझे 17 नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे 9 को यहाँ से कॉमन निकालना है, और ऐसे निकालना है कि ये वाली चीज़ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अब अगर मैं 9 को कॉमन निकालूंगा तो पहली फुर्सत में ये भी डिस्टर्ब होगा और ये भी डिस्टर्ब होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर 9 से जो है वो P ऑफ k वाली स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करें। तो जो P ऑफ k की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है, इसको 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा 9 3⁻2k+2 माइनस का 72k और माइनस का 81। अच्छा, अब सर मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब होश में जब आए तो पहले तो नशे की हालत में थे, क्योंकि ये वाला काम जो है वो ऐसे हो गया कि भाई यह तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करें, इसको आप बैलेंस करें। 72k था, है अभी, पहले 8k था, तो यहाँ पे 64k से बैलेंस हो जाएगा। ये यहाँ 17 था, यहाँ 81 है, तो यह 64 से बैलेंस हो जाएगा। ये कैसे कर रहे हैं आप सर, तो 72 में से 8 निकाल लें, ये देखिए पता चल गया मुझे 64 ज़्यादा है। इसी तरह 81 में से 64 निकालूंगा तब भी मेरे पास क्या होगा, 81 में से 17 निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि मेरे पास जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा आ गई है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बैलेंस हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा इस पूरे में से, तो यहाँ बचेगा 3⁻2k+2 माइनस का 8k माइनस का 9, और यहाँ बचा 64k+1। देखो बेटा, ये स्टेटमेंट तो हर सूरत में 64 से डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे भी 64 मौजूद है। इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हमारे पास डिविजिबल बाय 64 है। तो फिर हम यहाँ पे एक जुमला लिखते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो डब्बा बनाया है ये P ऑफ k का डब्बा है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। सही है, ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस दफ़ा का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आपके पास मिडिल टर्म का टॉपिक। देखिए भाई, मिडिल टर्म क्या होती है भाई, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो सेंट्रल टर्म होती है उसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास पावर पे। अगर पावर आपके पास ऑड नंबर है तो क्या होगा,
और अगर आपके पास पावर इवन नंबर है तो क्या होगा? देखिए, अगर पावर ऑड नंबर है तो याद रखिएगा 2 मिडिल टर्म्स बनेंगी, और इवन नंबर है तो ओनली 1 मिडिल टर्म इज एग्जिस्ट। 2 मिडिल टर्म का मतलब होता है n+1/2 और n+3/2, और इवन के लिए एक ही मिडिल टर्म होगी n+2/2। तो कहने का मकसद ये है कि दो पावर्स हैं, दो पावर्स के लिए आप दो डिफरेंट काम को यहाँ पे सरअंजाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, इन सब का मामला जो है वो हमारे से चलेगा जनरल टर्म फार्मूले से। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n-r और b की पावर r। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब जैसे अगला सवाल है मेरे पास मिडिल टर्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मिडिल टर्म आपने इसमें मालूम करनी है, पावर इवन नंबर है, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट टर्म a है जो कि b के बराबर है, सेकेंड टर्म b है जो -2c/3 है, और n जो है वो 10 है, सही है। सो n+2/2 हो जाएगा, तो 10+2/2 यानी कि हमारे पास 6, यानी कि आप यहाँ पे बताएंगे कि T6 इज़ द मिडिल टर्म, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे T ऑफ r+1 NCR a की पावर n-r b की पावर r। अच्छा सर, r कैसे पता चलेगा भाई? इसको इससे इक्वेट करा लो, सही है। यहीं पर यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा भाई, r+1 जो है वो 6 के बराबर है, तो r की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब इसको खोलने का तरीका ये होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, यहाँ पे -2 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू c की पावर 5। अच्छा, ये इसको खोलेंगे 10, 9, 8, 7, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इज़ 120 और ये 5 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 32 हो गया, ये 243 हो गया, और ये C5 और B5 हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो कैंसिलेशन है वो हो जाएगी, ये वाला 0, ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा, ये सही है। यहाँ से 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से 3 2 6 और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा भी कुछ कट रहा होगा तो हमारे पास 2 2 4 है, 4 7 28 है, 28 इंटू 32 इंटू 27 और B5 और C5। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम इसके आगे फर्दर करेंगे और इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल जवाब यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, जो आप निकाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा। B5 C5 इज 6, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आखिर में आपने आंसर लिखना है। तो ये मिडिल टर्म की कहानी थी हमारे पास। अब देखिए, अब अगला जो है वो हमारे पास है पावर ऑड नंबर के लिए। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन लिखिएगा तो आप यहाँ पे फ़ौरन से ये चीज़ नोट करेंगे, भाई पावर अब ऑड नंबर है। तो a आपका 2x हो गया, b आपका 1/x² हो गया, n आपका 9 हो गया। इफ़ n इज़ ऑड देन n+1/2 होगा और n+3/2। दोनों के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। n आपका 9+1/2 हो गया, 9+3/2 हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि 10/2 का मतलब 5 और 12/2 का मतलब 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ बताइएगा T5 इज़ द फर्स्ट मिडिल टर्म, मैं एम्प्टी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, और T6 इज़ द सेकेंड मिडिल टर्म। देन आप सिंपल कैलकुलेशन कर लें और इसका आंसर आप निकाल लेंगे। एक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। देखें, T ऑफ r+1 है, NCR है, a की पावर n-r है और b की पावर r है। तो अगर r+1 इक्वल्स टू 5 है तो r की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी पहले वाले के लिए। 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 - 4 का फैक्टोरियल, 9 - 5 4 हो गया, 2 की पावर 4 16 x4 और 1/x की पावर 10, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 9 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब इसको आप दूसरे रंग से यहाँ से काट के दिखा दें, 8 1 8 3 24, ठीक है, इंटू 16 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 1/x की पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। तो 7 3 21, 21 इंटू 6 अगर मैं करूँ कैलकुलेशन के अतबार से 126 आ गया। अब इसको हम 16 से करेंगे, ठीक है। तो 2016 जो है वो इसका फाइनल जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से r की वैल्यू 5 लेके भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि एक मिडिल टर्म मैंने निकाल दी है। अगली मिडिल टर्म के लिए आपने सिंपल क्या करना है, r+1 = 6 लीजिएगा।
आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगी, फॉर्मूले में रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास मिडिल टर्म की कहानी होती है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से ये अगला सवाल भी है कि आपको ऐसी टर्म चाहिए जिसमें क्या मौजूद हो, x⁻⁶ मौजूद हो। तो बेटा देखिए, बड़ा आसान सा काम है। क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, और सारा काम वैसे ही करना है जैसे हम जनरल टर्म के फॉर्मूले में करते हैं, यानी कि a हमारा 2x³ है, b हमारा -1/x² है, n हमारा जो है वो 7 है, और फॉर्मूला हमारा है T(r+1) NCR a⁻n-r और b⁻r। n हमारा हो गया 7 r मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि r उसी सूरत में पता चल सकता है या तो मिडिल टर्म हो या टर्म का नंबर मुझे पता हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये 7 हो गया, 2⁻7 - r हो गया, 3 जो वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 - 3r हो गया, -1r, और ये हो गया 2x⁻2r। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 2⁻7 - r, ठीक है, x⁻21 - 3r, और यहाँ पे माइनस का 2r। ये कैसे आया, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए हमें पावर में क्या चाहिए, x⁻6, और यहाँ पे x पे 21 - 5 आ, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। 21 में से 6 निकालेंगे 15, और ये हो गया 5r। r की वैल्यू 3 आ गई, इसको उठा के आप पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही 1 में पुट कराएंगे तो T(3 + 1) हो गया, ये 7c 3 हो गया, 2⁻7 - 3 हो गया, x⁻21 - 5 × 3 हो गया, और -1 अब देखें इसको सॉल्व करेंगे आप, ये माइनस का 1 आ गया, सही है। 35 × 16 आप यहाँ पे कर लें तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा -560 x⁻6। आप इस तरह नहीं कीजिएगा, ठीक है, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास x⁻6 के लिए। अब इसमें ना एक सवाल और भी पूछता है, वो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ कि भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल दें। तो वो भी यही सवाल है, सिर्फ उसमें x की पावर आपको 0 लेके काम करना होता है। ये x⁻6 लेके काम किया हुआ है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेगा तो सारा काम इसी तरह कीजिएगा, बस x की पावर 0 ले लीजिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के 4-5 सवाल आपके किताब में मौजूद हैं, इनमें से एक मैं अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है यही पेपर में आ जाए। आपने बाइनोमियल थ्योरम को आइडेंटिफाई करना और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को प्रूव करके लाना है। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है, सॉल्यूशन लिखते ही आपने ये नज़र दौड़ानी है कि भाई जो सीरीज़ आपको दी हुई है उसमें फर्स्ट टर्म 1 है या नहीं। अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो इसका मतलब है बहुत ख़तरे की घंटी है भाई, आपको पहली फुर्सत में इसको 1 बनाना पड़ेगा। राइट साइड पे 1 का होना लाज़िम व मुल्ज़िम, सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड कराएंगे 1 ऑन बोथ साइड, ये ऐड हो गया, सही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये 2 का नाम दिया, और आप जनरल सीरीज़ लिखेंगे आप बाइनोमियल की, 1 + nx n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x²। अच्छा बेटा, बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में कुछ बातें आप यहाँ समझ लीजिए। बाइनोमियल सीरीज़ उस जगह पे लगता है जहाँ पे इंडेक्स या पावर जो होती है वो नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके लिए फर्स्ट टर्म का 1 होना लाजमी। तो जितनी भी सीरीज़ को प्रूफ किया जाता है उसमें वो लिख देता है कि बाइनोमियल। तो बाइनोमियल तो बहुत सारे हैं, एक न्यूटन का बाइनोमियल थ्योरम भी था जिसमें कॉम्बिनेशन लगता है, तो हमने कॉम्बिनेशन वाला इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे हम वो बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म 1 हो, उससे हमें आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। अब इसको आपने क्या करना है, अब इसको आपने कराना है कंपेयर। अच्छा, इसको कंपेयर कराएंगे आप, तो कंपेयर 2 और 3, तो nx जो है वो आपका है 1/2 × 4/9, सही है, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आपने इसको इससे कंपेयर कराया, 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 लिख दिया क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। 3 हो गया 2 का स्क्वायर, 2 × 4 और 4/9 का स्क्वायर। अच्छा भाई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कराएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इंशाल्लाह हमारा आंसर फिर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप करेंगे तो ये 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो बस की कैलकुलेशन है और बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। 81 और 9 n² हो जाएगा, 3 × 16 8 × 81, ये हमारे पास मामला हो गया। देखिए, ये वाला n, ये वाला n कट गया, ये वाला 81, ये वाला 81 कट गया, ये वाला 2, ये वाला 4, ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये भी गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास, अच्छा ये वाला 4, ये वाला 4 भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा हुआ वो क्या बचा हुआ है, ये एक n बचा हुआ है, उधर चला जाएगा, n - 1 = 3n, ये 2n, n की वैल्यू हो गई -12।
इसको पुट करा दें आप 4 में। जैसे ही 4 में पुट कराएंगे 2/9, n की जगह -12, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/9। तो मुबारक हो, देखिए दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इसको राइट साइड को कंपेयर कराना है। अभी आप लेफ्ट साइड को कंपेयर कराना है, राइट वाले को तो हम करा रहे थे। तो 1 + y/2 इज इक्वल टू 1 + x की पावर है। x हमारा आया है 4/9, n हमारा आया है -12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैलकुलेशन किया, 5/9 हो गया, ये -12 हो गया, ये 2 + y/2 हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप ये करें कि रेसिप्रोकल कर दें बेसिस को, ताकि ये नेगेटिव यहाँ से गायब हो जाए। अब हाफ है, चूँकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। तो 2 + y, y + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9/5 बचेगा। y² + 4y + का 4/4 इज इक्वल टू 9/5। ये हमारे पास फाइनल इसका जवाब आ गया सर। ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट प्रूव होगा। ये आपके लॉन्ग में सेक्शन सी में ये सवाल आता है 8 नंबर का, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है और इसमें बड़े आराम से आप नंबर जो है ना वो गेन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक सवाल है नेगेटिव टर्म का। उससे पहले आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ नेगेटिव टर्म। देखिए नेगेटिव टर्म क्या होती है, नेगेटिव टर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म वेयर फर्स्ट नेगेटिव साइन अपीयर। सही है, उन तमाम टर्म्स का प्रोडक्ट जब पहला नेगेटिव साइन अपीयर हो। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, लाजमी सी बात है, फॉर्मूले के बगैर तो काम नहीं होगा। n n-1 n-2 n -r+1 x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। सही है, ये इसकी जो है वो जनरल टर्म होती है। इससे हम नेगेटिव टर्म की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाएंगे इसको, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सवाल लिखा। सवाल लिखने के बाद आपने n की वैल्यू बता दी कि n जो है वो 7/2 है, जबकि x जो है वो हमारा सिंपल x के बराबर है। तो हमें पता है n -r+1 <0 होगा। 7/2 -r+1, 7/2 में +1 जमा करोगे तो 4.5 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ r की वैल्यू 4.5 से बड़ी होगी। r को हमेशा हम राउंड ऑफ करके होल नंबर में ले जाते हैं, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, 7/2 इज़ 3.5 और 1 जमा करोगे तो 4.5। ठीक है, तो यानी कि आपने फॉर्मूले को 4-5 टर्म्स तक खोलना है। ठीक है, n-1 x⁴ r/r फैक्टोरियल। अच्छा भाई, r की जगह पे जब आप 5 रखोगे तो n की जगह पे 7/2 आ जाएगा। आपको 5 टर्म लिखनी है, 7/2 -1 -2 -3 -4, ये हो गई 5 टर्म्स। ठीक है, अब 5 टर्म में x की जगह x आएगा, r की जगह पे दोबारा 5 आ जाएगा, नीचे 5 का फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे t6 हो गया, 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया। देखो लाजमी -12 यहाँ पे आ जाएगा। एक ही नेगेटिव आएगा, अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप गलती कर रहे हो। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हो गया। इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास माइनस का 7/256 x⁵, ये कैलकुलेशन के बाद आएगा, जो इसका फाइनल जवाब है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 1 शॉट लेक्चर के अंदर आपको बहुत अच्छे से जो है ना, मतलब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये सवाल करने हैं या नहीं करने। अगर आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे हो तो लाजमी आप पेपर में इस तरह के सवाल बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। और ये तमाम लेक्चर हमारे छाजाओ के ऐप पे जो है वो अपलोड होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है बेटा, वहाँ से छाजाओ को आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको ये लेक्चर जैसे जैसे ये हमारे ऐप पे जाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो ये हमारी क्लासेस का कुछ हिस्सा होते हैं जो हमने यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया है। तो हमारी लाइव क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, उसमें भी अगर आप इनरोल करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।